जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज है 8 अगस्त, तो आज का देखते हैं करंट अफेयर्स। तो जो लोग चैनल पर नए हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी प्लीज़ वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करें। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी दिया गया है और आज कुछ संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन भी दिए गए हैं, इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो अंतिम प्रश्न के बाद दिए गए हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिए। वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1 महीने का अभियान पानी माह या जिसे कहते हैं जल माह शुरू किया गया। बिहार, झारखंड, लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में 1 महीने के लिए पानी माह यानी जल माह शुरू किया गया। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने पानी माह को शुरू किया। पानी माह का उद्देश्य क्या है? पानी की गुणवत्ता का परीक्षण और पानी का संरक्षण। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? वो की जाएगी लद्दाख में ही। और सिंधु नाम किसने दिया? वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रखा सिंधु नाम। और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा पार्क है। अब बात करें अगर विश्व का सबसे बड़ा पार्क, तो विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन है? वो है येलो स्टोन नेशनल पार्क। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में व्योमिंग, मोंटाना और आइडाहो राज्यों के सीमा क्षेत्र में स्थित है येलो स्टोन नेशनल पार्क। भारत की नवीनतम रामसर साइट कौन है? वह है शोकर झील। कहाँ पड़ती है? लद्दाख में। भारत का 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? वह है गोवा। अब भारत का पहला ड्रिंक फार्म टेप वाला शहर कौन सा है? वो है पुरी, उड़ीसा में पड़ता है यह। अब भारत में हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह रखा गया है 2024 तक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्राकृतिक रूप से विकसित अपने प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज हेतु पेटेंट पंजीकरण प्राप्त किया है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, नीति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई? यह हुई 1956 में। और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के अधीन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग आता है। अब हस्त निर्मित कागज किससे बनाया जाता है? यह बनाया जाता है कपास और प्लास्टिक कचरा से। और पेटेंट कितने वर्ष के लिए होता है? 20 वर्ष के लिए। और जीआई टैग कितने वर्ष के लिए होता है? 10 वर्ष के लिए। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? यह की गई 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। बात करें खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है नितिन गडकरी को। अब प्रोजेक्ट बोल्ड कहाँ आरंभ किया गया? यह किया गया राजस्थान में। किससे संबंधित है? तो यह बांस से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में समग्र शिक्षा योजना किस कक्षा तक स्कूली शिक्षा को कवर करती है? प्री स्कूल से लेकर स्नातक कक्षा तक, प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक, प्री स्कूल से लेकर 10वीं कक्षा तक।
तो इसका सही आंसर होगा प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक। समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? यह शुरू हुआ 2018 में। और किन 3 योजनाओं को मिलाकर समग्र शिक्षा बनाया गया? वो बनाया गया सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन अभियान। इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया? समग्र शिक्षा अभियान। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, लेकिन लागू 2010 में हुआ। और शिक्षा नीति को कब 3 बार बदला जा चुका है? तो वह बदला जा चुका है 1968 में, 1986 में और 2020 में। यानी अब तक 3 बार शिक्षा नीति को बदला जा चुका है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संबंध किस समिति से है? तो यह है कस्तूरी रंगन समिति से। और नई शिक्षा नीति के अनुसार जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए? तो होना चाहिए 6%। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त, 7 सितंबर, 8 अगस्त, 8 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 7 अगस्त। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अब अमृत क्रांति की बात करें तो अमृत क्रांति का संबंध किससे है? वह है नदी जोड़ो परियोजना से। भारत की पहली किसान रेल देववाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के मध्य 7 अगस्त 2020 को चलाई गई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अक्सर चर्चा में रहने वाला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? 102वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा 102वां संविधान संशोधन। चलिए इसका जो डिटेल है उसको हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कई हैं संविधान संशोधन, इसलिए उसको हम लास्ट में रखे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में यूएसए एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का नया मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मीरा जोशी, वीना रेड्डी, राधिका, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा वीना रेड्डी। वीना रेड्डी को एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका डिटेल। इसके पहले कंबोडिया की मिशन निदेशक थीं कौन? वीना रेड्डी जी। और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? वो हैं कमला हैरिस। कैसे नंबर के? 49वें नंबर के। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? वो हैं जीनेट येलेन। और अमेरिका की पहली महिला प्रतिनिधि सभा स्पीकर कौन? उनका नाम है नैन्सी पेलोसी। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार वो है नीरा टंडन। और नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? शेर बहादुर देउबा। और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? वो हैं पुष्कर धामी। और उत्तराखंड में एक दिन के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? वो बनाया गया सृष्टि गोस्वामी को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पावलोक ज्वालामुखी से निम्न स्तरीय राख उत्सर्जन
शुरू हुआ, यह कहाँ स्थित है? जापान में, अलास्का में, ब्रिटेन में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा अलास्का में। अलास्का में पावलोक ज्वालामुखी का निम्न स्तरीय राख उत्सर्जन शुरू हुआ। अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? वह है अलास्का। अगर बात करें अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं, तो कुल 50 प्रांत हैं। माउंट डेनाली अलास्का में स्थित इसका नया नाम माउंट मैकिन्ले है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें 10,000 गुआरों की घाटी किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है अलास्का को। अब माउंट क्राकातोआ ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। अब माउंट स्ट्राबोली ज्वालामुखी कहाँ है? यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं किसे? माउंट स्ट्राबोली ज्वालामुखी को। अब बात करें माउंट विसुवियत ज्वालामुखी कहाँ है? यह है इटली में। अब माउंट ताल ज्वालामुखी यह फिलीपींस में। अब माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी यह है इक्वाडोर में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो है बैरिंग ज्वालामुखी। अब विश्व का पहला ज्वालामुखी ब्रांड किसने जारी किया? यह जारी किया डेनिस रेड क्रॉस ने। और ज्वालामुखी से निर्मित झील को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रेटर झील। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत बरकरार रखने का फैसला किया है? 5.5%, 3.35%, 6.5%, 2.6%। तो इसका सही आंसर होगा 3.35%। मौद्रिक नीति समिति ने कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। आरबीआई का गवर्नर इस समय कौन है? वो है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं ये। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? यह हुई यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। अब आरबीआई की स्थापना कब हुई, किस अधिनियम से हुई? तो हुई 1934 के अधिनियम से। अब आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई। अब आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय की बात करें तो कौन गवर्नर थे? वो थे CD देशमुख। अब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वो हुआ 1 जनवरी 1949 को। बात करें आरबीआई का लोगो क्या है, तो आरबीआई का लोगो है ताड़ का वृक्ष और टाइगर। देखिए इसमें है ना ताड़, ये है ताड़ का वृक्ष और ये है टाइगर, यही है लोगो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 10 अगस्त, 9 अगस्त, 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा 9 अगस्त। 9 अगस्त को प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। उसके बदले अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिरा दिया। इस परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। सुकुमारों का देश या सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? वो जापान को कहा जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है होन्शु द्वीप। और जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? वो है योशिहितो सुगा। और स्पेन की संसद का क्या नाम है? कार्टेज।
अब हाल ही में जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो किया गया शिंजो अबे को। और हाल ही में फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज किसे दिया गया? पी साईनाथ को। और हाल ही में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? वो की गई है मेजर ध्यानचंद। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा INS विक्रांत क्या है? यह प्रश्न हमने कल करवाया था, जिसमें गलती से ऑप्शन ए लग गया था, तो इसलिए हम सोचे कि इसको आज दोबारा करवा देते हैं। इसका सही आंसर होगा विमानवाहक पोत। तो INS विक्रांत क्या है? वह है विमानवाहक पोत है। कल मैंने विध्वंसक पोत बता दिया था, इसलिए हम सोचे कि दोबारा इसको सही करवा दें। चलिए देख लेते हैं इसका भी डिटेल। INS विक्रांत भारत का पहला विमानवाहक पोत है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी में हुआ है। इसका पहला परीक्षण नौसेना ने किया। 2022 तक INS विक्रांत भारत की नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा और यह एक बार में 7500 समुद्री मील दूरी तय कर सकता है। इसमें 1700 सैनिक आ सकते हैं। इसकी चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? यह कोलकाता में है। अब मझगांव डोक लिमिटेड कहाँ स्थित है? वह मुंबई में। भारत के नौसेना का पहला विध्वंसक पोत क्या है? वह है INS राजपूत। और INS विराट इंग्लैंड से भारत में शामिल हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं कुछ संविधान का संशोधन। तो चलिए देखते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में, इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अब बात करें 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया है। अब 10वां संविधान संशोधन 1961, इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब 12वां संविधान संशोधन 1962, इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में विलय किया गया। और 14वां संविधान संशोधन 1962, इसके द्वारा पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया। अब 18वां संविधान संशोधन 1966, इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। और 24वां संविधान संशोधन 1971 में, इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करके अधिकार दिया गया है। अब 45वां संविधान संशोधन 1974, इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया है। बात करें 36वां संविधान संशोधन 1975, तो इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। अब 42वां संविधान संशोधन 1976, यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों
को संविधान में शामिल किया गया। शिक्षा, वन और वन्य जीव राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया और संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया और राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है और राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। चलिए 48वां संविधान संशोधन 1984 संविधान के अनुच्छेद 356(5) में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 52वां संविधान संशोधन 1985 इसके द्वारा संविधान में 10वीं सूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया और 56वां संविधान संशोधन 1987 इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया और 61वां संविधान संशोधन 1989 संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और 71वां संविधान संशोधन 1992 इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया और 73वां संविधान संशोधन 1992 इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया और 74वां संविधान संशोधन 1992 इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया और 84वां संविधान संशोधन 2001 इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई और 86वां संविधान संशोधन 2003 इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया और 103वां संविधान संशोधन जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया और 108वां संविधान संशोधन महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभा में 33% का आरक्षण दिया गया और 109वां संविधान संशोधन पंचायती राज में महिला आरक्षण 33% से 50% कर दिया गया और 110वां संविधान संशोधन स्थानीय निकाय में महिला आरक्षण 33 से 50% और 114वां संविधान संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष तक कर दिया गया और 115वां संविधान संशोधन में जीएसटी एवं वस्तुकर सेवा कर के विषय में संशोधन किया गया और 117वां संविधान संशोधन एससी व एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति आरक्षण दिया गया। तो ये थे संविधान के महत्वपूर्ण कुछ संशोधन। तो इसको आप लोग 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में कोई ना कोई ज़रूर आएगा। तो चलिए
आज का वीडियो यहीं तक था। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।